हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका लाइव क्लास करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप टाइम पे ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, और जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। तो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था जो है ये क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में सरकार की शक्ति के सभी अंग एक ही दल यानी एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में क्या होता है कि जितने भी शक्ति यानी सरकार की शक्ति के अंग हैं सभी एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं, एक ही दल के सदस्य होते हैं। इसी कारण एक ही दल और एक ही विचारधारा का शासन होता है। जब एक ही दल होगा तो क्या होगा, वहां पे एक ही दल और एक ही विचारधारा नहीं, सबका विचारधारा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दल क्या है, एक ही, और सभी एक ही दल के सदस्य हैं। ऐसी एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली में कोई भी देश लोकतंत्र नहीं रह पाता है। जी हाँ, तो जब कोई भी देश ऐसा है जहां पे अगर एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था है वहां पे कभी भी लोकतंत्र नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों को चुनने का मौका मिलता है, यानी जहां पे एक दो पार्टियां होती है तो चुनने का मौका मिलता है। लेकिन एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में क्या होता है कि एक ही पार्टी होता है और वही पार्टी क्या बनाती है, अपना सरकार बनाती है, वो अपना मनमाना कर सकती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में कोई भी देश लोकतंत्र नहीं रह सकता। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरीके से समझ चुका है। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग भी साथ साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है, दिखा यानी वामपंथी दल क्या है, इससे क्या तात्पर्य, हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। वामपंथी दल वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता है। यानी जो वामपंथी दल है, जो वामपंथी पार्टी है, ये जो वर्तमान स्थिति है इसको बदल करके एक नई स्थिति लाना चाहता है, ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दमित वो विपन्न वर्गों का कल्याण हो सके। जी हाँ, और वो नई स्थिति क्यों लाना चाहता है, जिससे कि क्या हो, समाज के जो दुर्बल यानी जो कमजोर, जो पिछड़े और जो शोषित, दमित वो विपन्न वर्ग के जो लोग हैं उसका कल्याण हो सके, उसकी भलाई हो सके, इसलिए वो वर्तमान स्थिति को बदल करके नई स्थिति लाना चाहता है। यह निजी पूंजी और पूंजीपतियों को पूर्णतः अनावश्यक और समाज विरोधी मानते हैं। हाँ, और जो वामपंथी दल के सदस्य होते हैं वो निजी पूंजी और जो पूंजीपति लोग हैं उनको क्या करते हैं, ये अनावश्यक मानते हैं, इसकी समाज में कोई भी जरूरत नहीं है, और ये क्या है, एक तरह का समाज विरोधी है। ऐसा कौन मानते हैं, यानी वामपंथी दल के लोग मानते हैं। ये जबरन भी पूंजीपतियों से हक छीनकर मजदूरों और किसानों को देने के पक्षधर है। जी हाँ, और ये क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जबरन से पूंजीपतियों के पास जो भी धन होता है, जो भी हक होता है, उसको छीन करके वो मजदूरों और किसानों को दे देते हैं। तो ये है वामपंथी दल। तो हम लोगों ने देख लिया कि वामपंथी दल का क्या तात्पर्य है और वामपंथी दल आखिर में क्या है। चलिए, तो आप इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए, तो कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस अकेली सत्ता में रही। आप सबको पता है कि जब आज देश आजाद हुआ तो उस समय कोई भी पार्टी यानी इसके कांग्रेस के मुकाबले में नहीं थी, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी थी वो अकेली सत्ता में रही। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने आश्चर्यजनक बहुमत प्राप्त किया। आप सबको पता है कि जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, वो 1952 में ही हुआ था। जब प्रथम 1952 में जो आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा खासा अपना मत प्राप्त किया, बहुमत मिला उसको। इसके बाद 1957 के द्वितीय आम चुनाव तथा 1962 के आम चुनाव में भी ये स्थिति रही। और जैसा कि द्वितीय जो आम चुनाव हुआ 1957 में, उसका जो तृतीय आम चुनाव हुआ 1962 में, ऐसी स्थिति लगातार रही कि उसको बहुमत प्राप्त हुआ। अन्य राजनीतिक दल इतने कमजोर थे कि वे कांग्रेस के साथ सत्ता संघर्ष नहीं कर सके। मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर सके, जिसके कारण क्या हुई, लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। इसी को हम लोग कांग्रेस का प्रभुत्व बोलते हैं। चलिए, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छी तरीके से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा।
कांग्रेस पार्टी के उदय व पतन के मुख्य कारण क्या थे? जी हाँ, तो कौन कौन से रीजन थे जिससे कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ और साथ साथ में उसका पतन भी हुआ? तो कौन कौन से रीजन थे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 1947 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर चलता रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और ये लगातार 1967 तक रही। इसके कई कारण थे और इसके कई रीजन थे, कई कारण थे। जैसे कांग्रेस देश की सबसे बड़ी वो देशव्यापी पार्टी थी। इसका रीजन सबसे पहले यह था कि कांग्रेस जो पार्टी थी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और ये देशव्यापी थी, पूरे देश में ये पार्टी चलती थी। दूसरे, इसे नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था और दूसरा रीजन इसका उदय का यह था कि उसको नेहरू का, यानी जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको इसका नेतृत्व प्राप्त था, क्योंकि नेहरू जी क्या थे, एक अच्छे क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे, यानी एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन थे, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी का और भी उदय हुआ। तीसरा रीजन था, विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल थे। क्या थे? जो अगेंस्ट पार्टी थी वो काफी कमजोर थी। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। आप सबको पता है कि 1967 में क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। अब इसका रीजन क्या था हम लोग देख लेंगे। हम लोग ने उदय को देख लिया, अब हम लोग उसका पता के कारण को देखेंगे। इसके कारण थे, तो सबसे पहले कौन सा रीजन था, अब उसके पास नेहरू जैसा प्रभावशाली नेता नहीं था। जैसा कि मैंने बता दिया कि 1964 में, आप सबको पता है कि 1964 में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनका नेतृत्व खत्म हो गया। दूसरा, अनेक प्रांतीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टियां बना ली। और दूसरा रीजन यह था कि जितने भी कांग्रेस पार्टी में जो नेता थे उन्होंने क्या कर लिया, अपना अलग अलग पार्टियां बना लिया। तीसरा जो रीजन था उसका, क्षेत्रीय स्तरों पर विपक्षी पार्टियों ने स्थिति मजबूत कर ली, यानी जो क्षेत्रीय स्तर था उसमें जो विपक्षी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टी थे उन्होंने सबको क्या कर लिया, अपना अपना स्थिति मजबूत कर लिया, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी का पतन होना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लिया कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ। चलिए आप इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझने की कोशिश कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट दलों के बीच अंतर बताइए। जी हाँ, तो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है समाजवादी दल और कम्युनिस्ट दलों के बीच में? तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट दलों के बीच में निम्नलिखित अंतर है, वो कौन कौन से है। सबसे पहले हम लोग अंतर देखते हैं। समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, यानी जो भी समाजवादी दल, यानी जो समाजवादी पार्टी होता है वो लोकतांत्रिक विचारधारा में भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जबकि कम्युनिस्ट दल सर्वहारा के अधिनायक में विश्वास करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो समाजवादी दल है वो किस पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा पर। लेकिन वहीं जो कम्युनिस्ट दल होता है वो सर्वहारा के अधिनायकवाद में विश्वास करते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा अंतर देख लेते हैं। समाजवादी दल पूंजीवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहते, कम्युनिस्ट दल पूंजीवादी का समूल नाश करना चाहते हैं। हम लोग ने देख लिया कि जो समाजवादी दल होता है, जो पूंजीवाद होता है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना नहीं चाहते, ये कौन, ये समाजवादी दल। लेकिन जो कम्युनिस्ट दल होते हैं वो पूरी तरीके से पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा अंतर क्या है। समाजवादी दल सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करते हैं, यानी जो भी समाजवादी दल होता है, जो भी पार्टी होता है वो सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए ये लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट दल होता है वो हिंसक साधनों को अपनाने के पक्षधर होते हैं, यानी वो संविधान को नहीं मानते, लोकतांत्रिक तरीकों को नहीं मानते हैं, वो हिंसक रूप धारण करके अपनाने में पक्षधर होते हैं। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ लिया, अब 6 को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दल बदल से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, तो दल बदल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका हम लोग आंसर अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दलों में मिल जाता है, यानी कोई भी विधायक, यानी कोई भी एमएलए या कोई भी सांसद, यानी यानी कोई भी एमपी अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग करके, यानी अपने दल या पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य दल में, किसी अन्य पार्टी में मिल जाता है, या नया दल बना लेता है, या कोई अलग पार्टी बना लेता है, अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है, या अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करता है, तो यह दल बदल कहलाता है। तो दल बदल क्या कहलाता है, यानी जब कोई विधायक, एमएलए या कोई सांसद यानी एमपी अपने दल या कोई भी जो निर्दलीय पार्टी है उसको छोड़ करके किसी अन्य दल में मिल जाता है, या कोई अपना नया दल यानी कोई अपना नया पार्टी बना लेता है, या अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना, यानी अपने दल को बिना छोड़े ही उस पर क्या करते हैं, यानी उस पर उसके विरुद्ध मतदान करना शुरू कर देता है, तो ये क्या कहलाता है, यही दल बदल कहलाता है। तो हम लोगों ने दल बदल देख लिया कि क्या होता है दल बदल। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में।
भारत की कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न था, स्पष्ट कीजिए। यानी जो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न था, इसको स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग इसका आंसर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत जैसे बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से इस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नीचे देख लेते हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है जिसमें लोकतंत्र व समाजवाद का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। यानी कांग्रेस का विचारधारा ऐसा है कि उसमें आपको दोनों चीज का मिश्रण मिलेगा, यानी लोकतंत्र का भी मिश्रण मिलेगा आपको और समाजवाद की भी मिश्रण मिलेगा। बदलती दिशाओं वो परिस्थितियों के अनुसार इस विचारधारा के आयाम बदलते रहते हैं। इन जिस प्रकार जो कंडीशन होता है, दशाएं बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से इस विचारधारा का क्या होता है, इसका आयाम भी, कॉन्सेप्ट भी बदलते रहता है। यदि नेहरू व इंदिरा गांधी ने उत्साहपूर्वक समाजवादी कार्यक्रमों को अपनाया तो नरसिंह राव व मनमोहन सिंह ने भूमंडलीकरण के युग में उदारीकरण की विशेषताओं की मान्यता दी थी। हाँ, जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें क्या होते हैं, इसका जो आयाम होता है वो समय के हिसाब से, दशाओं की परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। वहीं पे जो नेहरू और इंदिरा गांधी थे उन्होंने किसको अपनाया, समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया। लेकिन वहीं पे नरसिंह राव, उसके जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भूमंडलीकरण के युग में किस चीज को अपनाया, यानी उदारीकरण की विशेषताओं को मान्यता दी, इसको अपनाया। इसके विपरीत चीन व रूस जैसे देशों में एक पार्टी का प्रमुख प्रभाव एकल पार्टी व्यवस्था के कारण था। इसके विपरीत, इसके जस्ट उल्टा, चीन व रूस जैसे देशों में क्या था, एक पार्टी का प्रमुख प्रभाव एकल पार्टी व्यवस्था के कारण था। इसी प्रकार म्यांमार व बेलारूस में एक पार्टी की प्रमुख सैन्य दखल अंदाजी के कारण था। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न था, ये हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ चुका है। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि समाजवादी दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी समाजवादी दल, समाजवादी पार्टी है जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, इस पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखने बोलता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। समाजवादी दल का आधार स्वतंत्रता आंदोलन के समय तैयार हुआ। यानी जो समाजवादी दल है इसका जो बेस तैयार हुआ था वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय तैयार हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1934 में कांग्रेस के समाजवादी रुझान वाले नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यानी जब 1934 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उस टाइम में जितने भी इन्हें कांग्रेस के क्या थे, समाजवादी रुझान वाले नेता थे, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन करके दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी, तो कांग्रेस के समाजवादियों ने मजबूरन अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। जी हाँ, यानी जब 1948 में कांग्रेस ने क्या किया, यानी संविधान में परिवर्तन करके उसमें बदलाव करके जो दोहरी सदस्यता थी उस पर क्या कर दी, रोक लगा दी। तो इसी कारण से जो कांग्रेस के समाजवादी नेता थे उन्होंने मजबूरन अलग होकर एक पार्टी बना ली जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी रखा। सोशलिस्ट पार्टी में कई विभाजन हुए और कुछ मामलों में विलय भी देखा गया है। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो कांग्रेस पार्टी से ही हुआ। ये क्यों हुआ इसका हम लोगों ने रीजन भी देख लिया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इसी तरह से डेली क्लास करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आप डेली क्लास में टाइम पे ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।